आज का हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो आज का टॉपिक आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स on the basis of SRP values is known as इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी मैं आपको SRP बताती हूँ क्या होता है। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट को अरेंज करना किसके बेसिस पे? SRP की वैल्यूज के बेसिस पे, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। SRP मीन्स क्या होता है और SOP मीन्स, देखिए, SRP मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किन कंडीशंस पर? स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। उन स्टैंडर्ड कंडीशंस को कहाँ रखा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, और किसके अकॉर्डिंग? SRP वैल्यूज के अकॉर्डिंग। चलिए, ये कैसे अरेंज होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। कैसे? ऊपर से नीचे जाते वक्त हमारी SRP इंक्रीज होती है, तो SOP क्या होगी? डिक्रीज, क्योंकि मैंने बताया था SOP और SRP में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। चलिए, हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे याद करना है? ले के बारात सरदार का नाम, क्या? ले के बारात सरदार का नाम, मांगे अली महान पानी, जान कर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्रभा हाय क्यों, ठीक है। आए होंगे सिल्वर HG ब्राह्मण पंडित और कलावती गोल्ड ओजोन फ्री में। देखिए, मेरा निमोनिक है, अगर आपको इससे अच्छा आता तो आप अपना भी ट्राई कर सकते हैं, पर देखिए मेरा यही है। देखिए, ले से लिथियम, के से के, ऐसे ही मैंने पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार की है। अब आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी ही है। आपको ये निमोनिक से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी याद करनी होगी कि कौन सा एलिमेंट पहले आता है, कौन सा एलिमेंट बाद में आता है। देखिए, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को हाईलाइट किया है। हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना होता है? 0, ठीक है। कितना वोल्ट? 0 वोल्ट। मतलब उसका SRP कितना होता है? 0 वोल्ट। देखिए, इससे ऊपर जितना मैंने बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज SRP की वैल्यूज के तौर पर रखा जाता है। तो जितना भी ऊपर है हाइड्रोजन से ऊपर, उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। जितने भी हाइड्रोजन से नीचे एलिमेंट्स है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो ऊपर वालों का नेगेटिव SRP और नीचे वालों का पॉजिटिव SRP, ठीक है। देखिए, ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होता है? ऊपर से नीचे आते वक्त हमारा SRP बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे आते, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो मतलब किसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है? इंक्रीजिंग। देखिए, मैं लिख देती हूँ, increasing strength of मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकती हूँ। जो रिडक्शन करवाता है वो कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग। देखिए, एजेंट में नाम उल्टे हो जाते हैं ना। जो रिडक्शन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडेशन कराता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखिए, नीचे आते आते रिडक्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है रिडक्शन कराने की। तो नीचे आते आते क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि अगर ऊपर नेगेटिव SRP है तो ऊपर सबसे ऊपर वाले का 0 से ऊपर वाले की पॉजिटिव SRP रहेगा। तो देखिए, ऊपर जाते वक्त क्या होगा? इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिए, स्टैंडर्ड है ना, ये सारे टेम्परेचर्स कौन सी कंडीशंस पर है? स्टैंडर्ड पे। ये सारे पोटेंशियल्स कौन सी कंडीशन पे? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, 1 मोलर, प्रेशर
1 बार और टेम्परेचर 298 केल्विन। अब देखिए इसके फीचर्स देखिए। पहला आपको चीज क्या ध्यान रखनी है, केटायन, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज केटायंस के लिए थी, तो केटायन कमिंग बिलो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्चार्जेस फर्स्ट ऑन कैथोड। कैथोड मतलब पॉजिटिव, देखिए कैथोड मतलब नेगेटिव और केटायन मतलब पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कहाँ मूव करते हैं, कैथोड पे, और कैथोड पे जाके उनका क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो जो भी केटायन होंगे ईसीएस के हिसाब से जो नीचे आते होंगे वो कैथोड पे जाकर रिड्यूस होंगे। क्यों, नीचे आते आते क्या हो जाता है, एसआरपी बढ़ता है, एसआरपी बढ़ता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो जो सबसे एलिमेंट सबसे नीचे होगा वही तो जल्दी रिड्यूस होगा। तो केटायन कमिंग बिलो इन ईसीएस डिस्चार्जेस फर्स्ट ऑन कैथोड। ठीक है, एनोड के लिए आपको एसीएस से नहीं देखना, एनोड के लिए अलग से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर एनोड। ठीक है, एनोड के लिए आपको ये वाली सीरीज याद करनी है, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ठीक है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी बढ़ रही है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या देखना है, ये तो जब जो सबसे राइट में होगा, अगर मान लीजिए हमें OH नेगेटिव और I नेगेटिव में से देखना है तो एनोड पे पहले डिस्चार्ज कौन होगा, I नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी बढ़ रही है मतलब स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन कौन कराता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है, एनोड सॉरी anions with higher oxidation tendency discharges first on anode। ठीक है, तो देखिए कैथोड की बात आएगी तो मतलब केटायंस, और केटायंस के लिए हम वो वाली ECS देखते हैं, उसमें जो भी केटायन हमारे नीचे होता है वो पहले कैथोड पे जाकर डिस्चार्ज होता है, और यहाँ पे जो हमारा राइट में होता है वो जाके एनोड पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए पहला एप्लीकेशन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर। देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइज होना। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूस होना। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर आ जाए या क्या लिख दें, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ या क्या लिख दें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सिमिलरली पावर, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब देखिए इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज कराने की एबिलिटी, और इसका मतलब क्या है, रिड्यूस कराने की एबिलिटी। रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूस कराने की एबिलिटी। तो देखिए ऑक्सीडाइज कराने की एबिलिटी, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब इन तीनों का मतलब क्या होता है, इन तीनों का मतलब खुद का रिडक्शन होना। तो जितना हमारा एसआरपी ज़्यादा होगा उतनी हमारी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड ज़्यादा होगी। देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कराना है लेकिन खुद का रिडक्शन कराना है। खुद के रिडक्शन के लिए एसआरपी ज़्यादा होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, उतनी हमारी रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती है। देखिए यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरों को रिड्यूस कराना, तो खुद का ऑक्सीडाइज कराना। तो यहाँ पे क्या ज़्यादा होना चाहिए, एसओपी। एसओपी ज़्यादा मतलब टेंडेंसी टू गेट
ऑक्सीडाइज्ड, उतनी जितना ज़्यादा SOP होगा उतना ज़्यादा हमारा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। अब देखिए मोर SRP, देखिए मोर SRP तो मैं कह सकती हूँ ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर में हम SRP देखते हैं, या मोर SOP मीन्स मोर रिड्यूसिंग पावर। अगर रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर खुद भी खुद कम होगी। ठीक है, तो देखिए एक रिलेशन बना लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? SRP के। SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो SOP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और अगर रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? SOP के, तो SRP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन खत्म। अब देखिए सेकंड क्या है? फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। फिजिबिलिटी मतलब वो रिएक्शन चेक करना कि वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, रिएक्शन हो भी सकती है या नहीं। तो देखिए मेटल के लिए क्या था, मेटल के लिए क्या होता है, वो जो भी अपने ECS में जो भी सबसे नीचे होता है ना, वो जाके पहले कहाँ डिस्चार्ज हो जाता है? कैथोड। हम कैथोड के लिए कहाँ से देखते हैं? ECS से, वो जो हमने लेके बराबर सरदार वाला देखा था वहां से। देखिए मैं एक रिएक्शन ले रही हूँ, Zn प्लस CuSO4 Cu प्लस ZnSO4। यहाँ क्या रिएक्शन हो रही है? Zn ने Cu को उसके सोल्ट से रिप्लेस करके खुद आ गया और Cu को फ्री छोड़ दिया। तो देखिए Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, Cu की +2, Cu की 0, Zn की +2। देखिए ये क्या हो रहा है? Zn से Zn+2 जाना, Zn से Zn+2 जाना क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और +2 से 0 जाना क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि चार्ज का डिक्रीज है। ठीक है, अब देखिए दो रिएक्शन हो रही है, Zn से ZnSO4, CSO4 से Cu। अब देखिए ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? एनोड पे। और रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड। ये आपको पता है। अब देखिए हम कैथोड के लिए कहाँ से देखते हैं? लेके बराबर सरदार का नाम वाली ECS से। तो देखिए केटाइंस वाली से। तो देखिए वो ECS हमारी केटाइंस के लिए थी। तो देखिए प्लस, अब देखिए जान कर फेंके C3 कोई को नीचे, सुनो प्रभा हाई क्यों। Zn ऊपर आता है क्या? Zn ऊपर आता है ECS में और कॉपर नीचे आता है। ठीक है, तो मैंने बताया था। अब देखिए नीचे आते आते क्या हो रहा है? रिडक्शन स्टैंड, SRP बढ़ रहा है, मतलब SRP बढ़ रहा है उतनी जल्दी रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा। अब देखिए Cu नीचे है तो वो रिड्यूस होगा, और यहाँ पे +2 से 0 जाके रिड्यूस ही हो रहा है, और ऊपर वाले का SRP कम होता है तो SOP ज्यादा, तो उसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो Zn से Zn+2 जाना मतलब ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन फिजिबल है। अब मैं आपको देखिए अगर मैं Cu प्लस ZnSO4 ZnCuSO4 करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0 +2 0 +2। अब यहाँ पे Cu का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और Zn का क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब देखिए Zn ऊपर आता है, Cu नीचे। अब नीचे आते आते Cu का रिडक्शन होना चाहिए, पर यहाँ तो Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Zn का रिडक्शन, मतलब उल्टी रिएक्शन हो रही है। तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, और ये रिएक्शन फिजिबल थी। समझ में आया? अब जैसे देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0 में, ये +2 में, ये 0, ये +2। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Sn का क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब देखिए आप उस ECS से देखेंगे ना, तो हमारा Ni ऊपर आता है और Sn नीचे आता है, तो इसका क्या होना चाहिए? रिडक्शन, और इसका क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। अब रिएक्शन में देखिए Ni का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और Sn का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये रिएक्शन फिजिबल है। ठीक है, ये तो किसके लिए बात हुई? मेटल्स के लिए। तो मैं लिख दूं, चलिए एक बार नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं फिर साथ में। देखिए
नॉन मेटल्स के लिए क्या है, देखिए मान लीजिए ये नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, एनाइंस। एनाइंस कहाँ पे जाते हैं, एनाइंस कहाँ पे जाते हैं हमारे, एनाइंस नेगेटिव होते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, एनोड पे, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है और वहां पे जाके क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन करवाना है हमें। अब देखिए मैंने आपको बताया था एनाइंस के लिए हमारी दूसरी एसीएस होती है, इसके हिसाब से ये एसीएस क्या होती है, ये जो यहाँ पे राइट साइड में आता है वो पहले ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त क्या होता है हमारा एसओपी बढ़ रहा होता है, तो जिसका जितना ज्यादा एसओपी होगा वो उतना ही जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे के बी आर मतलब बी आर नेगेटिव, के प्लस के ने किया तो बी आर ने लिया, यहाँ पे बी आर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, Cl2 की 0, यहाँ पे Cl की -1, Br2 की 0। अब देखिए हमें Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव में कंपैरिजन करना है। देखिए Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव में, तो बताइए मोर एसओपी किसका है, Br नेगेटिव का, मोर एसओपी इसका है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज। अब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए ये -1 से 0 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, -1 से 0 चार्ज बढ़ रहा है ना, तो मतलब ऑक्सीडाइज, और 0 से नेगेटिव मतलब चार्ज घट रहा है, मतलब रिडक्शन। तो बताइए किसका रिडक्शन हो रहा है, Cl2 का, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यही होना चाहिए था, क्लोरीन का रिडक्शन, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन फिजिबल है। ठीक है, जरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैं अब इनको इंटरचेंज कर देती हूँ। देखिए अब यहाँ Cl -1 में, Br 0 में, KBr -1, Cl2 0। यहाँ पर Cl क्लोरीन का क्या हो रहा है, -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन, और 0 से -1 मतलब चार्ज डिक्रीज मतलब रिडक्शन। पर देखिए पर हमारी इस सीरीज के हिसाब से तो हमारा ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था और क्लोरीन का रिडक्शन, पर यहाँ तो इन्वर्स हो रहा है, तो ये रिएक्शन हमारी फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए आप, मैं मेटल्स के लिए लिखूं, देखिए मेटल्स के लिए क्या होगा, एनी metal in ECS can displace every metal coming below from it। ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, मेटल्स के लिए ये होता है। अब आप देखिए यहाँ क्या हो रहा था, हमने यहाँ ये सीरीज देखी थी, अब आप पीछे भी, अब इस वाली सीरीज में भी अगर ECS में देखते हैं ना, तो देखिए क्लोरीन ब्रोमीन का एग्जांपल लिया था ना हमने, ब्रोमीन ऊपर क्लोरीन नीचे, क्लोरीन का एसआरपी ज्यादा तो मतलब इसको रिड्यूस होना चाहिए और इसको ऑक्सीडेशन। तो यही चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो रही है। हम क्वेश्चन सॉल्व इस सीरीज के हिसाब से करते हैं, क्योंकि हमारे बस नॉर्मली यही एनाइंस होते हैं, वो ECS हमारी केटाइंस ली थी, पर देखिए कुछ कुछ तो वहां भी आ रहे थे ना, जैसे क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन वहां भी आ रहे थे, ये सब तो नहीं आ रहे थे ना पॉलीटोमिलाइन, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हमारे उस वाली ECS में भी थे। तो ये नॉन मेटल्स के लिए क्या चीज होती है, any non-metal in ECS can displace non-metal coming coming above it। ठीक है, देखिए मेटल्स के लिए नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, नॉन मेटल अपने ऊपर वाले को रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए ये पॉलीटोमिक उस ECS में नहीं है, लेकिन ये नॉन मेटल्स तो हैं ECS में, तो आप ये चीज देखेंगे ना, तो मेटल अपने नीचे वाले को रिप्लेस कर सकते हैं और नॉन मेटल अपने ऊपर वाले को। तो मैं ये लिख दूं, देखिए एन नॉन मेटल ऊपर वाले को, मेटल नीचे वाले को। देखिए आप ये नंब याद कर लीजिए, नंब से आपको क्या याद रहेगा, नॉन मेटल अपर, नॉन मेटल ऊपर वाले को रिप्लेस कर देता है, और हमारा मेटल किसको रिप्लेस करता है, बिलो वाले को। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मेटल नॉन मेटल की बात कर ही रहे हैं, तो दो
एप्लीकेशन और पढ़ लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, अब बताइए मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं कि रिड्यूस होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं, पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। और नॉन मेटल हमारे क्या होते हैं? रिड्यूस। मेटल्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज। और हमारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? रिड्यूस। तो जिसका जितना SOP होगा उतनी जल्दी वो मेटल ऑक्सीडाइज होगा, जिसका जितना SRP ज्यादा होगा उतनी जल्दी वो नॉन मेटल रिड्यूस होगा। तो हमारी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? SOP के। ठीक है, और हमारी रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? SRP के। ठीक है, अब देखिए इन ECS में क्या होता है? ECS में टॉप टू बॉटम हमारा SRP बढ़ता है तो SOP घटता है, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी घटेगी। तो इन ECS रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब देखिए इन ECS टॉप टू बॉटम SRP क्या होता है? इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल increases from टॉप टू बॉटम। ठीक है, देखिए अब मैं पीछे वाली बात को कनेक्ट कर सकती हूँ। मेटल क्या करता है? अपने से नीचे वाले को रिप्लेस करता है, यही करता है ना, मेटल अपने से नीचे वाले को रिप्लेस करता है। तो मतलब मोर रिएक्टिव मेटल, देखिए नीचे चले जाते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कम हो रही है, कम हो रही है ना। अभी इससे हम देखें तो यही हो रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कम हो रही है। और हमने अभी देखा कि मेटल नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है, मतलब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है। तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल नीचे जाते जाते बढ़ती है, तो नीचे वाला ऊपर को रिप्लेस कर सकता है। तो इसमें भी मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, देखिए मोर ही लेस को डिस्प्लेस करेगा ना, मोर में ज्यादा एबिलिटी होगी। बस डिफरेंस क्या है कि मेटल अपने से नीचे वाले को रिप्लेस करता है और नॉन मेटल अपने से ऊपर वाले को रिप्लेस करता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आपको समझ में आया, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आया कि कौन किसको डिस्प्लेस करता है। अब हमारी अगली एप्लीकेशन क्या है? एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स which can displace hydrogen from mineral acids are called active metal। देखिए जो मिनरल एसिड मतलब लाइक HCl हो गया, H2SO4 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे मेटल्स की एक्टिव मेटल्स मतलब मेटल मतलब कीटाइन, यहाँ पे कीटाइन कौन है हमारा? H+ मतलब हाइड्रोजन। तो कंपैरिजन किसका होगा? मेटल और हाइड्रोजन, इन दोनों से हमारा कीटाइन कौन आएगा? H+। तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन किसका करना पड़ेगा? मेटल्स और H+ का। अब देखिए हमारी ECS में हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, SRP कितना होता है? 0 वोल्ट। उससे ऊपर भी मेटल आते हैं, उससे नीचे भी मेटल आते हैं। पर देखिए मेटल क्या करता है? अपने से नीचे वाले को रिप्लेस करता है। तो मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, कहाँ से लेके कहाँ तक? लिथियम। देखिए लिथियम से कहाँ तक होती है हमारी? हाइड्रोजन से ऊपर वाला हमारा एलिमेंट क्या होता है? Pb। ठीक है,
फिर आता है हाइड्रोजन से पीबी का एसआरपी क्या होता है नेगेटिव, हाइड्रोजन का 0 वोल्ट, और हाइड्रोजन के बाद कॉपर से फ्लोर कॉपर से फ्लोरीन का एसआरपी क्या होता है पॉजिटिव। अब देखिए जो भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले होंगे मोर रिएक्टिव मेटल होगा, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, पर नीचे वाला मेटल ऊपर वाले को कभी रिप्लेस नहीं करता, तो ये नीचे वाले मेटल हाइड्रोजन को उसके सोल्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो देखिए जैसे एग्जांपल Zn प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पे Zn 0 से +2 में जा रहा है मीन्स ऑक्सीडेशन, और ये H+1 से 0 पे जा रहा है मतलब रिडक्शन। तो देखिए क्या होना चाहिए, हमारा जिंक ऊपर आता है और हाइड्रोजन नीचे आता है ECS में, तो इसके हिसाब से इसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए और इसको रिड्यूस, क्योंकि नीचे आते आते SRP बढ़ता है और यही हो रहा है, तो मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है। अगर मैं ये रिएक्शन लिख दूं तो देखिए यहाँ पे Cu 0 से +2 में जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, और ये +1 से 0 में जा रहा है मतलब रिडक्शन। देखिए ECS की बात करें तो H2 ऊपर आता है, Cu नीचे आता है, तो इस हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए और इसका रिडक्शन, क्योंकि नीचे आते आते SRP बढ़ता है, पर यहाँ क्या हो रहा है Cu का ऑक्सीडेशन और H2 का रिडक्शन, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ ऑल द मेटल्स above hydrogen in ECS are एक्टिव मेटल्स। जितने भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर आएंगे वो एक्टिव मेटल आएंगे, बस कौन से मेटल को छोड़ के छापा मेटल्स। देखिए छापा मेटल मतलब कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। देखिए CHA छापा मेटल्स, ये छापा मेटल्स क्या है जिनका ये एक्टिव मेटल्स नहीं है, एक्टिव मेटल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका एसआरपी पॉजिटिव है और मेटल अपने से ऊपर वाले को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब हमारी लास्ट एप्लीकेशन बची है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। देखिए एक मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है, MxOY, ये मेटल ऑक्साइड मेटल में टूट गया और ऑक्सीजन में टूट गया। देखिए मेटल की क्या होती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, केटाइंस बनाता है ना ये, और हमने वो ECS4 केटाइंस देखी है। देखिए जैसे जैसे हम ECS में नीचे जाते हैं हमारा स्टैंडर्ड, ये इसका मतलब क्या होता है, ये स्टैंडर्ड कहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। एंड हमने देखा अभी पीछे फॉर मेटल्स, फॉर कॉपर टू गोल्ड, हमारा ये क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं टेंडेंसी ऑफ मेटल टू गेट रिड्यूस्ड, नीचे जाते जाते ECS की SRP बढ़ता है तो मेटल का रिडक्शन बढ़ेगा, मेटल का रिडक्शन बढ़ेगा, मेटल अपनी प्लस वाई ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में जा रहा है, प्लस से 0 मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो टेंडेंसी नीचे जाते जाते SRP बढ़ता है तो टेंडेंसी ऑफ मेटल टू गेट रिड्यूस बढ़ेगी, मतलब अगर मेटल रिड्यूस होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो टेंडेंसी ऑफ रिलीजिंग ऑक्सीजन भी बढ़ेगी। अब मेटल ऑक्साइड टूट गया, नीचे जाते जाते मेटल ऑक्साइड मेटल रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, मतलब मेटल ऑक्साइड टूट रहा है मेटल और ऑक्सीजन में, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड डिक्रीज होती है एज वी गो डाउन इन ECS। जैसे जैसे हम ECS में नीचे जाते हैं SRP बढ़ता है, SRP बढ़ता है तो मेटल रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, इस वजह से टूट रहा है तो मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बिलो
CuO ऑल, ये क्वेश्चन आ सकता है। कॉपर ऑक्साइड से नीचे जितने भी मेटल होंगे ना वो थर्मली अनस्टेबल होंगे। क्या होंगे? देखिए वैसे नीचे जाते जाते स्टेबिलिटी घट रही है, लेकिन ये बात आ जाए ना कि अनस्टेबल ऑक्साइड कौन से आते हैं, तो सीयू से नीचे वाले सारे हमारे ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं। सीयू के नीचे कौन आता है छापा में? सीयू को छोड़ के कौन बचा? Hg, Ag, फिर दोबारा Hg आता है, फिर प्लेटिनम। और सीयू नीचे से CuO से नीचे जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, क्यों? उनका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीज होता है, अभी हमने यही पढ़ा। अनस्टेबल की बात आ जाए तो मतलब इन सब के ऑक्साइड क्या होंगे? अनस्टेबल। अब देखिए, अब ये देखिए, ये भी मरकरी, ये भी मरकरी, ये मरकरी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ये मरकरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखिए अगर इससे मुझे ऑक्साइड बनाना होगा तो Hg1 ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस करूंगी तो Hg2, और इससे बनाना होगा तो HgO, दोनों के ऑक्सीजन 2 क्रॉस करूंगी तो Hg2O2 कट जाएगा। तो देखिए कौन कौन से ऑक्साइड आए हमारे? Hg2O, फिर AgO, HgO। ठीक है, इन सब की स्टेबिलिटी हमारी क्या होती है? ये हमारे अनस्टेबल होते हैं। और जैसे अब इन तीनों में भी देखना हो तो हमारी स्टेबिलिटी, जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा हुआ? Hg।